नमस्ते। आज से एक नया फॉर्मेट आपके साथ लेके उपस्थित हो रहा हूं। मैं पहले हफ्ते में 3 दिन लाइव करता था, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। उसकी जगह अब मैं लाइव एक दिन करूंगा ट्यूसडे को, आप लोगों से विचार भी लूंगा कि किस पे करना चाहिए। और थर्सडे और सैटरडे को अब मैं एक नए फॉर्मेट में ओवरव्यू करके कुछ ऐसी खबरें जो बहुत ही आवश्यक हैं और जो, चूंकि देखिए मेरे थर्ड आई का फॉर्मेट यह है कि मैं एक विषय को उठाता हूं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। इस चक्कर में क्या रह जाता है कि देश में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं। तो अब कोशिश ये रहेगी कि इस ओवरव्यू में जो थर्सडे और सैटरडे को आएगा, मैं 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं और 4 से ज़्यादा नहीं, विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करूं। आज हम 3 विषयों पे आपसे बातचीत करेंगे। पहला यह है कि क्या पीएम मोदी की मीटिंग राजनीतिक होती है। दूसरा यह है कि ये बीजेपी क्यों चढ़ती है राहुल गांधी से, उनकी सलाह से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके ट्विटर से, किसी से भी क्यों चढ़ती है। और तीसरा, क्या अपने ही कोर्ट में जो एडिशनल चीफ जस्टिस कलकत्ता हैं वो घिर गए हैं, क्योंकि जो फुल बेंच ने आदेश दिया है वो एक तरह से उनके आदेश के भी ऊपर एक सवाल खड़े करता है। तो सबसे पहले, क्या मोदी जी की मीटिंग राजनीतिक थी। पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये कहां और कैसे हो रहा था। पीएम गए पहले उड़ीसा से वो फ्लाई करके कलाईकुंडा आए। अब मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि कलाईकुंडा में इस मीटिंग को क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जनरली आप कहीं देख लीजिए ना, तो एक आदमी उस जगह आता है जहां पे या तो ममता बनर्जी हो या पीएम हो, लेकिन आप कलाईकुंडा आ रहे थे जहां पे सारे लोगों को वहीं फिर इकट्ठा कर रहे थे। और कलाईकुंडा से ये जो कलकत्ता का डिस्टेंस है वो करीब 137 किलोमीटर बाई रोड है और 74 किलो नॉटिकल माइल्स है। मतलब जो भी उनका जहाज था जो उनको उड़ीसा से कलाईकुंडा ला रहा था, उसके लिए 5-7 मिनट की बात थी, क्योंकि अब तो वो 8,000 करोड़ महंगा वाला उससे आते हैं ना, तो वो तो मतलब खट से 5-7 मिनट वो कलकत्ता आ जाते। और मुझे ऐसा लगता है कलकत्ता में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम चीज़ें इफेक्टेड होती हैं, लेकिन कलाईकुंडा में करने का जो भी कारण रहा हो उनका, लोग कह सकते हैं कि वहाँ से वो बाकी जहाँ जहाँ तूफान आया था उसको देखना चाह रहे थे, लेकिन जहाज से ये हम लोगों के लिए एक रिक्शे और साइकिल और स्कूटर से चल रहे हैं। जहाज से चल रहे हैं, पलक झपकते ही आप यहाँ से वहाँ, कोई कलकत्ता लंदन थोड़े ही है। अरे कलकत्ता से मिदनापुर और कलकत्ता से दीघा कितनी दूर है। खैर, ये उनका प्रेरोगेटिव है। अब सबसे पहली चीज ये हुई कि जो एक बवंडर शुरू हुआ, एक बवाल शुरू हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि ममता बनर्जी ने, जैसा टीवी में प्रचारित किया जा रहा है, कि उनको 30 मिनट वेट कराया, 30 मिनट बाद वो आई और उन्होंने उनसे सिर्फ कागज कुछ दे दिया और कहा कि मेरी एक दूसरी ऑलरेडी शेड्यूल मीटिंग है दीघा में, मैं वहां जा रही हूं। अब इसके बारे में जरा हम लोग, और बार बार टीवी ने कल खास करके गला फाड़ फाड़ के कहा कि पीएम को वेट कराया, पीएम को वेट कराया। तो एक एक चीज पे बात कर लें। सबसे पहले राजनीति पे बात कर लें। देखिए, ये जो जब मोदी जी वहां आए थे तो उस बैकड्रॉप के साथ आए थे कि जब वो दीदी ओ दीदी कर रहे थे, तो मोदी जी ने अपनी वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की जो रिस्पेक्ट और इज्जत होती है वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर जाके अपने चीफ मिनिस्टर को दीदी ओ दीदी करता है। ये गरिमा प्राइम मिनिस्टर की थी। आज जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या हुई है, ममता बनर्जी ने अपनी भाषा को कभी वो नहीं किया है। आज दिक्कत ये हो रही है कि जो एक्शन इन लोग करते हैं, आपने 4 उनके तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया। कौन कर रहा है, होम मिनिस्ट्री से, कहां से, किसके आदेश से हो रहा है। आज उसी को, आपको जब कोई उसी भाषा में बात कर रहा है तो आपको बिल्कुल आग लग जा रही है। और ममता बनर्जी से पहले ये उसी धरती से आ रही हैं जहां से उनसे बहुत यंग, लेकिन अगर आपको याद हो, सौरभ गांगुली ने भी एक बार स्टीव वॉक को वेट कराया था। और ये अपना ढंग होता है मैं अगर आपसे किसी चीज पे सहमत नहीं हूं, या मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ, क्योंकि स्टीव वॉक को इसलिए कराया था कि स्टीव वॉक ने उनके साथ बदतमीजी की थी, ऑस्ट्रेलियंस बदतमीजी करते थे। तो सौरव गांगुली क्या जाके वहां एक उसकी कॉलर पकड़ के मारपीट करने लगे। एक पढ़े लिखे, अभिजात, सुसंस्कृत का होता है इस तरह से अपनी बात करना। मैं लेट आऊंगा, ये दिस इज अ कम्युनिकेशन की आपने मेरे साथ ये किया। लेकिन ये तो राजनीतिक बात हो गई। जो फैक्ट है, और वो बहुत से पेपर्स में निकला, जो
जो मीडिया वाले, टीवी वाले नहीं कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने उनसे कहा था कि मैं आपसे 101 मीटिंग करना चाहती हूं, क्योंकि ये मीटिंग वहां की त्रासदी को लेके थी, ये मीटिंग वहां के लोगों की समस्याओं को लेके थी। तो ममता बनर्जी रिक्वेस्टेड कि आई वांट टू डू अ 101 मीटिंग। पेपर की रिपोर्ट से टेलीग्राफ आज पढ़ लीजिए। ममता बनर्जी पहुंच गई और इनसे बाहर इनको रोका गया कि नहीं, अंदर वो मीटिंग कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फैक्ट को फिर ठीक कर लीजिए। टेलीग्राफ की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक से है। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, तो उनसे कुछ नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, अभी वो मीटिंग कर रहे हैं। ममता बनर्जी उसके बाद, जैसी उनकी आदत है, उन्होंने वो अंदर घुस गई, उन्होंने जाके उनको कागज दिए, उन्होंने कहा इस कागज में सारा वो है और मैं अब दिखा जा रही हूं। और जो ममता बनर्जी का स्टैंड अब यह है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से दिखा जाने की परमिशन ले ली थी टेक्निकली, क्योंकि ये भी चीज समझ लीजिए कि अगर मोदी जी सीरियस होते, भाई आज ये क्यों गए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए गए थे ना, उस स्टेट के लोगों को, वहां के लोगों को ये लगे कि भाई हम आपके साथ हैं। आज पूरे जगह भारतीय जनता पार्टी हर चीज का एक ही चीज कहते हैं ना कि हमारी 304 सीट, हमारी 314 सीट, हमारी 320 सीट, जो भी सीट है, उसी बात में लेके आप कश्मीर से लेके जो चाहे वो कर रहे हैं ना, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो उनकी भी 213 सीट है। तो अगर उनकी 213 सीट हैं, आप उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करना चाहते हैं, तो ये ढंग नहीं था। क्योंकि आपका बैकड्रॉप क्या था? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं वो मनाया जा रहा था जन्मदिन, तो आपकी मौजूदगी में आपके लोगों ने ममता बनर्जी को हूट करके नारे लगाए थे कि नहीं लगाए थे? और ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच नहीं दी थी, आपने एक शब्द बोला था। अगर आप क्योंकि उस समय इलेक्शन था, तो आपको तो इसी में आनंद आ रहा था ना कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं, मेरे भाई साहब नेता थे, खुद किसी को गाली नहीं दे सकते तो अपने किसी से कह देते, तो वो 2 गाली दे देता था। अब ये चुपचाप सुनते रहते थे। तो इनडायरेक्टली मेरा अप्रूवल भी है, मैंने तो गाली दी नहीं, मैं तो गाली देता नहीं हूं, मैं तो गाली जानता ही नहीं हूं। तो ये सब काम, ये जो नेता होते हैं, इनको करना कैसे आता? एक शब्द नहीं बोले थे। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी, कोई आपके दफ्तर की चपरासी या क्लर्क नहीं थी। आपको उस समय नहीं लगा था कि आपको भी डिफेंड करना चाहिए कि भाई ये आप लोग ये क्यों नारे लगाए हैं? आपको उठ के मना करना चाहिए था। आपने अपने को कभी भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश किया है? आप हरदम एक पार्टी विशेष के प्रचारक के रूप में अपने को पेश करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, जैसे 2 लोगों के नाम, एक शुभेंदु अधिकारी के नाम पे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को बुरा लगा। बिल्कुल बुरा लगने की बात है। शुभेंदु अधिकारी क्या वहां कर रहे थे? और ये भी याद दिला दूं जिन लोगों की याददाश्त कम हो, कि पिछली बार जब अम्फान वाला तूफान आया था ना, एक चक्रवात, या वो जो अभी 1-2 साल पहले बंगाल में आया था, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब्दुल मन्नान हुआ करते थे कांग्रेस के। यही मीटिंग हुई थी, आपने बुलाया था अब्दुल मन्नान को। इज देयर एनी प्रेसिडेंस? ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए बातें कर रहे हैं कि नहीं हमने, अब्दुल मन्नान भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आपने उनको नहीं बुलाया था। तो आज ये मत कहिए कि वो हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कर रहे थे, आप उनको सिर्फ इसलिए बुलाए थे क्योंकि आप ममता बनर्जी को। दूसरे, आप ये बताइए, गवर्नर जो होता है वो क्या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कुछ रोल होता है? गवर्नर साहब वहां आए थे प्रोटोकॉल के तहत। मैं ये मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो गवर्नर साहब आए थे। गवर्नर साहब उस मीटिंग में क्यों बैठेंगे? क्योंकि जहां एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हो रही हैं, जहां लेन कुछ वो हो रही है, कुछ नरम गरम बातें होंगी, वहां गवर्नर क्यों बैठेगा? उसकी एक गरिमा होती है। गवर्नर साहब अपने लाट साहब का एक कुछ भी बन सकता है गवर्नर साहब का, वो अपना वहां आराम करते, फिर जब मोदी जी जा रहे होते तो फिर नमस्ते करते। लेकिन आप उनको वहां क्यों बिठाए थे? तो जो ममता बनर्जी का आरोप है कि ये कहीं किसी ना किसी तरह से राजनीतिक मीटिंग थी, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत गैर वाजिब है। अब मैं 2 चीजें जल्दी से बता दूं, क्योंकि एक चीज, वो जो 4 लोग सुबह छूट गए थे, तो वो कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी को कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि जो जनता है या जो बंगाल के लोग हैं, वो ममता बनर्जी को उनकी बैकिंग मिल रही है। एक जल्दी से बात और कर लें, क्योंकि उसके बाद ये सारी चीजें थोड़ी बहुत स्टिक कर सकती थी। इन्होंने क्या किया? आपके तो एक मास्टर प्लेयर है ना, जिनको सारे वो हैं जो चाणक्य बोले जाते हैं। चाणक्य जी ने क्या किया? चाणक्य जी ने अल्पन बंदोपाध्याय, जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं,
उनको पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे उनको एक पत्र लिख दिया है कि 31 तारीख की सुबह 10 बजे आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक जो है वहां पे उपस्थित होइए। अल्पन बंदोपाध्याय जी के बारे में बता दूं कि नॉर्मली वो 31 मई को रिटायर हो रहे थे। दूसरी बात ये बता दूं कि उन्होंने जीवन में कभी भी सेंटर में कोई वो नियुक्ति पे नहीं गए हैं। वो उन्होंने पूरा जीवन वेस्ट बंगाल में ही अपनी सर्विस गुजारी है। तो उनके पास कोई ये भी नहीं है कि उनका कोई केंद्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें इनकी स्किल को यूज़ किया जा सके, ऐसा नहीं। वो पूरे टाइम वेस्ट बंगाल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अल्पन बंदोपाध्याय जी को 3 महीने का एक्सटेंशन स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे केंद्र सरकार ने दिया है। और वो उसको देने का कारण ये है कि ये जो कोविड से सिचुएशन आई है, जो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसको 1 साल से उस प्रबंध को ये हेड कर रहे थे। तो इस समय चूंकि कोरोना का सेकेंड वेव का अभी कहर थमा नहीं है, तो ये जो अल्पन साहब हैं ये ही इज इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल इट, तो इसलिए दिया जाए। तो उनको एक्सटेंशन कोविड मैनेजमेंट इन वेस्ट बंगाल करने के लिए दिया है। आप उसी को वो कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं नहीं। आप सीरियस है कोविड के प्रति? ये भी किसी को आपसे पूछना चाहिए कि आप कोविड के प्रति सीरियस हैं कि नहीं है। अब मैं आ जा रहा हूं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न यह है कि क्यों चिढ़ती है भाजपा राहुल गांधी की किसी भी सलाह से। राहुल गांधी कोरोना, मैं बाकी उनकी बातों की नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी राहुल गांधी का कोरोना और कोविड से लेके बातचीत कर रहा हूं। पिछले 1 वर्ष से अकेला भारत का एक नेता है जो बार बार चिता रहा है कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, और आप इस तरह से इसको करिए। फरवरी 2020 से वो कह रहे हैं कि बड़ी वेव सुनामी आने वाली है। अच्छा, अब चूंकि वो राहुल गांधी कह रहे हैं इसलिए तो हम इसको मानेंगे ही नहीं और इसके हम माखौल उड़ाएंगे। सारे बीजेपी के जितने नेता लोग हैं सब लोग मिलके उनकी हंसी मजाक ट्विटर से लेके वो सब करेंगे, तरह तरह के नाम से बुलाएंगे। फर्स्ट वेव की वार्निंग दी थी, सेकेंड वेव की वार्निंग दी थी, अब वो थर्ड वेव की वार्निंग दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी ने, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें राहुल गांधी ने कहा कि आपने अभी वैक्सीनेशन केवल 3% किया है। आप अगर 3% वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जिस रफ्तार से भी आप कर रहे हैं तो मई 2024 तक का आप सबका वैक्सीनेशन कर पाएंगे। और अगर आपने वैक्सीनेशन, क्योंकि उनका कहना है कि लॉकडाउन, फेस मास्क, डिस्टेंसिंग, ये सारे कुछ इमीडिएट कारण हो सकते हैं कुछ रोकथाम के, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। और अगर वो सरकार नहीं कर रही है तो हम एक थर्ड वेव जो इससे भी ज़्यादा क्रूर हो सकती है, इससे ज़्यादा इफेक्ट वो हो सकती है जिसमें लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। और कह रहे हैं सेकेंड क्या, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आ सकती है। उन्होंने एक नया वो दिया है जिसको देखिए सब लोग बहुत तिलमिला गए। उन्होंने एक नया एक्सप्रेशन दिया, मोविड। उनका कहना यह है कि मोदी जी ने जो कोविड आने में मोदी जी की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ। उन्होंने कभी थाली बजवाई, कभी ताली बजवाई, ये सब किया। आज केवल और केवल वो मोदी जी जिम्मेदार हैं इस सेकेंड वेव में इतने लोगों के मरने का, क्योंकि लोग कोरोना से ज़्यादा मिसमैनेजमेंट से मरे हैं, जो कि फैक्ट भी है। और उन्होंने एक चीज़ और कहा, उन्होंने कहा आप लीडर की तरह बिहेव करिए। लीडर ऐसे नहीं, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है, सामने आता है, बातचीत करता है। अब बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी कूद गए राहुल गांधी को ठीक करने के लिए। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर का एक इतिहास ये है कि भाई पढ़े लिखे माने जाते हैं, गंभीर माने जाते हैं। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल गांधी ने कहा था उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया कि 1 मई से हमने सब राज्यों में 18 से 45 साल के टीके भेजे, कांग्रेस रूल्ड स्टेट ने वो टीके नहीं उठाए। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आप 45 प्लस वालों के टीके ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वो किसके टीके भेजे, क्या भेजे, ये सब क्या आप बता रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के बाकी सब इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए कहा है। उन्होंने फिर ये कहा कि वो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मई 2024 होगा, हम दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों को टीका लगवा देंगे। अच्छी बात है, बड़ी बात है। और अगर ये ईश्वर करे कि उनके मुंह पे में सरस्वती बैठी हो प्रकाश जावड़ेकर जी से कि दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों को टीका लग जाए,
लेकिन आज की तारीख में ये विश्वास किसी को नहीं है कि आप 100 करोड़ का टारगेट अभी आप कह दे रहे हैं, क्योंकि होता है ना इमीडिएट समस्या का पहले वो करो। अगर आप किसी से उधार लिए हो तो उसको अगर आप कहिए कि हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम 2 साल नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर पीटेगा आपको। आप क्या कहते हैं? परसों दे देंगे। जब परसों आएगा तो फिर कहेंगे परसों दे देंगे। तो अभी दिसंबर तक का तो मामला टालो ना, फिर दिसंबर में कहेंगे कि किस किस वजह से, राहुल गांधी की वजह से, सोनिया गांधी की वजह से, मनमोहन सिंह की वजह से, किस किस वजह से, ममता बनर्जी की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से, ये सब लोगों की वजह से ये नहीं हो पाया, नहीं तो हम तो कर ही देते। तो कम से कम दिसंबर तक कोई आपसे प्रश्न ना करे। बेसिक आपकी नीयत ये है, क्योंकि एक चीज वो आप कह रहे हैं ना कि वो कोवैक्सीन वो इस टीके के अगेंस्ट थे। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं और इस राइडर के साथ बता दूं, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है पूरे शहर में, क्योंकि उस समय कोवैक्सीन गरीब आदमी की मानी जा रही थी, कोविशील्ड अमीर आदमी की मानी जा रही थी। तो भाई मेरे पास तो सरकारी अस्पताल था जहां गरीब आदमियों को लग रहा था, तो मैंने कोवैक्सीन लगवाई है। मैं और मेरे पूरे दफ्तर में कोवैक्सीन ही लगी है। और कोवैक्सीन के बारे में 1-2 आपको तथ्य बता दूं, अगर आज मैं कहीं विदेश जाना चाहूं तो पूरी दुनिया में कोवैक्सीन को टीका नहीं माना जाता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, वो नहीं मानते हैं। और क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि WHO ने इसको नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि भारत बायोटेक ये कहता है कि हम सितंबर तक जो WHO के कागजात हैं, जिस कागजात के बेसिस पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, वो हम सितंबर तक जमा करेंगे। ऐसा कौन सा कागज है जो मतलब उसको टाइप वाइप करके आप क्या कर रहे हैं, ये भगवान जाने। लेकिन सितंबर तक, इसका मतलब आपके फील्ड ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं, इसका मतलब आपके डेटा पूरे नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा था कि इसमें कुछ कमी है तो कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कहना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है। आपने भी मनरेगा को कितनी गाली दी थी कि ये वो है कब्रगाह है और हम इसको मॉन्यूमेंट बना के रखेंगे। आज आप मनरेगा पे ही डिपेंड कर रहे हैं ना। तो अगर किसी ने भी कहा मान लीजिए, तो उससे आप सरकार उससे थोड़ी विचलित होती है। अब वो दूसरी बात प्रकाश जावड़ेकर बार बार चीख के कह रहे हैं कि वो राजस्थान में रेप, देखिए राजस्थान में रेप हो रहा है और एम्बुलेंस में रेप हो रहा है और क्या क्या है, और वो वेंटिलेटर नहीं यूज कर रहे हैं। यहां पे भी जानकारी के लिए बता दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जिले में वेंटिलेटर जहां खुले गए हैं, उन्होंने 37 वेंटिलेटर नहीं खुले हैं। उन्होंने कहा इसको कतई मत खोलिए, क्योंकि जो पहले वेंटिलेटर हैं वही काम नहीं कर रहे हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। और उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि आप ये बताइए कि आपने ये घटिया के वेंटिलेटर कहां से आए और क्यों आए हैं। इस पे कोई, प्रकाश जावड़ेकर इस पे बिल्कुल चुप है। वेंटिलेटर जो पीएम केयर फंड से खरीदा गया है, जो अब वो एक अलग स्कैम है, उस पे बिल्कुल शांत है। कह रहे हैं वेंटिलेटर, अरे भाई जो आप घटिया वेंटिलेटर और वो दे रहे हैं, तो वेंटिलेटर दिए नहीं दिए ये मेन मुद्दा नहीं था। मेन मुद्दा ये है कि आप वैक्सीन के प्रति क्या है। चलते एक छोटी जानकारी और दे दूं कि भारत बायोटेक ने अभी तक 3 जगह कहा है कि हम इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसी के भरोसे ही हो रहा है कि हम लोग इतने 210 करोड़ और 250 करोड़ क्या क्या वैक्सीन उपलब्ध करेंगे। उसमें यूपी और महाराष्ट्र में आज तक भारत बायोटेक की कोई टीम भी विजिट नहीं की है कि हम कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि नया यहाँ वो बनना है। गुजरात में इनका कुछ है, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र में कुछ नहीं है। आज तक कोई टीम तक विजिट नहीं की है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि क्या कलकत्ता में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो अपने ही उसमें गिर गए हैं? क्योंकि वो मैं जल्दी से आपको बता दूं, 17 तारीख को ये लोग अरेस्ट हुए, सीबीआई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। उस पर शाम को कैलकाटा हाई कोर्ट ने उस पर जमानत पे स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, और बिना दूसरे पक्ष को सुने। उसके बाद वो 2-3 दिन तक उस पर वो करते रहे। बीच में उनकी सास की भी डेथ हो गई, वो अलग बात है। फिर उन्होंने जब इस पे जजमेंट देने की बात आई तो स्प्लिट जजमेंट हो गया। उस डिवीजन बेंच में जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने कहा इसको बेल मिल जानी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, इनको बेल की जगह हाउस अरेस्ट कर देना चाहिए, जेल से इनको हाउस अरेस्ट करने की बात कही। खैर वो सब हाउस अरेस्ट चलता रहा। फिर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, वापस जाइए। यहाँ 5 जजेस की एक बेंच बनी, जिसमें ये 2 जज लोग भी थे, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब भी थे। और इस बेंच ने कल अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने उस इंटरिम बेल का दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम जब पूरा सुन लेंगे तब, वो किसी भी केस में होता है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने जो सबसे डैमेजिंग बात इन एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के लिए कही है, वो ये कही है कि मतलब इनके लिए नहीं कही, उन्होंने उस जजमेंट को कहा है।
उसमें उन्होंने कहा है कि ये बिना दूसरे पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने जो बेल दी थी उस पर आपने स्टे कैसे लगा दिया। आपने केवल सीबीआई की बात सुनी, सीबीआई वो जो सॉलिसिटर जनरल थी, और आपने स्टे लगा दिया, उस दूसरे पक्ष की बातें नहीं सुने, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि अब ये इनके लिए तमगा है, क्योंकि अभी तक यही पूरे देश में एक ही एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जो बचे हैं। अब इनको कंफर्म किया जाता है, तुरंत किया जाता है, लेट किया जाता है, नहीं किया जाता है, उससे भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।